सर्दियों की ठंडी रसोई। दिसंबर महीने की उस कपकपाती हुई सर्दियों में कपकपा देने वाली सुबह में कोहरा इतना घना था कि सामने की चौखट भी साफ नहीं दिख रही थी। गांव की हवा में धुआं और ठंड ऐसे मिल गए थे कि जैसे सांस भी बर्फ बन रही हो। घर की बड़ी बहू रसोई की तरफ बढ़ी। हाथ ठंड से सुन्न, पैरों के नीचे ऐसे जैसे बर्फ की सिल्ली बिछी हुई हो। सुबह की धुंध में अनीता चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंची तो वो चौंक उठी। चूल्हा पूरी तरह बुझा हुआ था और लकड़ियां जैसे ओस से भीग चुकी थी। हे भगवान, इतनी ठंड में चूल्हा जलाना भी किसी जंग से कम नहीं। ओस पे तो ये लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं। इन गीली लकड़ियों को चूल्हे में जलाना भी किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। और अभी कुछ ही देर में सबको अदरक वाली चाय भी चाहिए होगी। तभी पीछे से देवरानी स्वाति की एक खिंची हुई आवाज आई। भाभी, आप इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हैं? मैं तो सोच रही थी आज थोड़ी देर और सो जाऊं। इतनी ठंड में उठता कौन है भला? बाहर देख रही हो, सूरज मामा भी ठंड देखकर अभी तक बादलों में दुबके बैठे हैं। अनीता ने चूल्हे की ओर देखा और फूंक मारकर उन गीली लकड़ियों को जलाया, जिससे धुआं आंखों में चुभने लगा। फिर कहने लगी, स्वाति, ठंड है तो रसोई का काम नहीं करना क्या? घर में इतने लोग हैं स्वाति, नाश्ता चाय सब कुछ तो बनाना है उनके लिए। तो आप बना लो ना जेठानी जी, आपको तो आदत है। मुझसे तो ना बिल्कुल ठंड सहन नहीं होती, हाथ पांव जम जाते, मुझे तो एलर्जी है धुएं से। ये सुनकर अनीता चुप हो गई, पर उस वक्त उसके मन में ठंड से ज्यादा देवरानी के नखरे चुभ रहे थे। बस ठंड आई नहीं कि मैडम के नखरे शुरू हो गए। ये तो इसका हर सर्दियों का है। अब ये नहीं करेगी तो मुझे तो करना है, नहीं तो माँ जी का क्या है, वो तो साफ साफ कह देंगे कि तू घर की बड़ी बहू है, तुझे ये काम करना चाहिए। ऐसा सोचकर अनीता रसोई के काम में लग गई। कुछ देर बाद सास भी अपने कमरे से बाहर आ गई, जहाँ उसने देखा कि उसकी छोटी बहू अभी तक कंबल में लिपटी बैठी हुई है। अरे स्वाति बहू, तुम अभी तक कंबल में लिपटी बैठी हो? जरा अपनी जेठानी को देख, उसने तो कब की रसोई संभाल रखी है। तुम भी जाओ, उसकी मदद करो। ये सुनते ही स्वाति ने झट से मुंह बनाया। माँ जी, मुझे ना बहुत ठंड लगती है। डॉक्टर ने कहा है धुआं और ठंडी से दूर रहने को। अब रसोई में तो वही मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, क्योंकि आपको उसी पर बना खाना पसंद आता है, इसलिए आप गैस चूल्हा लाती नहीं। लेकिन उससे चूल्हे से ना मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। कब से कह रही हूँ गैस चूल्हा ला दो। इस मिट्टी के चूल्हे में ना ये गीली लकड़ियां मुझसे तो जलती नहीं। ये काम तो जेठानी जी कर सकती हैं। खैर, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अरे इतना ही गैस चूल्हे का शौक था तो ले आती दहेज में अपने मायके वालों से। मायके में तो कभी चूल्हा देखा नहीं, लेकिन ससुराल में महारानी को चूल्हा चाहिए। बताओ जरा। तभी स्वाति का पति अनूप भी वहाँ आ जाता है। अरे माँ, तो ये कौन सा झूठ कह रही है, सच्ची तो कह रही है। अब बेचारी से नहीं होता ठंड में रसोई का काम तो कोई बात नहीं ना, ये दूसरा काम देख लेगी, कमरों में झाड़ू ये लगा देगी। अच्छा चल ठीक है, फिर वो काम रहने दे और रसोई का काम तेरी जेठानी है ना, वो संभाल लेगी। ये बात अनीता रसोई से सुन रही थी। उसने भीतर ही भीतर गहरी सांस भरी। अच्छे से जानती हूँ ये सब इन मैडम के बहाने हैं। इधर रसोई अब धुएं से भरती जा रही थी। चूल्हा गीली लकड़ी के कारण बार बार बुझ रहा था। अनीता की आंखें लाल हो रही थीं, हाथ जल रहे थे और ठंड से शरीर में सिहरन भर रही थी। उसने एक बार फिर से चूल्हा जलाया। कुछ देर बाद, जेठानी जी, चाय बनी कि नहीं? वो क्या है ना, ठंड में जब तक अदरक वाली चाय ना मिल जाए तब तक सुबह नहीं होती। चाय अभी बन रही है, जैसे ही बन जाएगी ले आऊंगी। देखो, अगर आप धुआं कम कर दें तो मैं खड़ी हो सकती हूँ रसोई में, नहीं तो ऐसे तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। पहले लकड़ियां सूखेंगी तभी धुआं रुकेगा। तुम थोड़ा मदद कर दोगी तो जल्दी हो जाएगा। ना ना, माँ जी ने मना किया है। मैं बीमार पड़ गई तो पूरा घर ठप पड़ जाएगा। हाँ, अच्छे से पता है। सारा घर तो जैसे तू अकेले ही संभालती है। घर तो वैसे भी मैं ही चलाती हूँ। तुझ मैडम को क्या ही फर्क पड़ता है। जब से ये सर्दियों की ठंडी रसोई आई है ना, तब से इसके नए नए नाटक शुरू हो गए हैं। स्वाति सुनकर भी अनसुना करने का नाटक करती है, क्योंकि असल में उसका तो हर बार का यही था। ज्यादा गर्मी हो तो रसोई से बहाना बनाकर निकल जाना, और सर्दियां हो तो उसका क्या ही कहना। अनीता ने सबके लिए पहले गर्मा गर्म चाय बनाई, जिसके बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाने में लग गई। फिर अनीता का पति सुरेश दरवाजे पर आया। उसने देखा कि अनीता के हाथ काले धुएं से भरे हुए हैं और स्वाति कमरे में रजाई में बैठी फोन देख रही है। अरे स्वाति, तुम रसोई में नहीं गई? तुम्हारी जेठानी अकेले कर रही है सबके लिए नाश्ता बनाना। ये सुनकर स्वाति नाटक करने लगी। भैया, वो मुझे ठंड से एलर्जी है। मेरी बीमारी आप जानते नहीं, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आराम करने के लिए। ओह अच्छा, ऐसी बात है। अरे तो तुम आराम करो, अनीता संभाल लेगी। ये सुनकर अनीता मन ही मन सोचने लगी, हाँ, ठंड सिर्फ स्वाति को लगती है क्या?
मुझे नहीं लगती, मैं भी तो इंसान हूँ। इसके बाद वो सबको नाश्ता बना कर देती है। नाश्ता करने के लिए स्वाति झट से बैठ जाती है। भाभी, आपके हाथों में ना कमाल का जादू है, क्या टेस्टी खाना बनाती हो आप। वैसे एक पराठा और मिलेगा क्या? हाँ हाँ लो ना, मैं तो आई ही हूँ यहाँ पर सब काम करने के लिए। सब मजे से रजाई के अंदर बैठकर ठंड का मजा लेते हैं और मैं रसोई में इनकी फरमाइशें पूरी करती रह जाती हूँ। ऊपर से माँ जी बस चूल्हे पर ही खाना बनवाना है, वो एक अलग मुसीबत है। इसके बाद उसने दिन का खाना बनाया, फिर बर्तन धोए। इसके बाद शाम को एक और फरमाइश आ गई। बहू ठंड ज्यादा है, आज ऐसा कर शाम की चाय के साथ पकौड़े भी तल ले। जी पापा जी, जी तो चाह रहे पकौड़ों के साथ साथ खुद को भी तल दो। फिर उसने सबको पकौड़े तल कर दिए, जबकि स्वाति दिन भर मोबाइल लेकर कंबल में बैठी रही। फिर रात का खाना भी अनीता ने अकेले ही बनाया। उसके बाद बर्तन। उस रात तेज ठंड पड़ रही थी। अनीता लकड़ियां उठाने बाहर गई तो उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ने लगी और एक बार फिर सबने सोने से पहले चाय की फरमाइश कर दी। वो फिर से रसोई में गई और चाय बना कर दी। फिर कुछ देर बाद स्वाति कमरे से चिल्लाई, जेठानी जी मेरी चाय ठंडी हो गई, फिर से गर्म कर दोगी? अनीता को गुस्सा तो आया पर वो चाय गर्म करने चली गई। फिर अगली सुबह भी उसने ही सब काम किया। फिर अनीता उठने से पहले ही चक्कर खाकर गिर गई। उसे बुखार था, वो भी 103। हाथ पैर ठंडे पड़े थे। ये देख सास घबरा गई। अरे अनीता, तू तो आग की तरह तप रही है। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारी हालत खराब है। अनीता ने कमजोर आवाज में कहा। किसे बताती, किसे फुर्सत थी सुनने की। अब सबके चेहरे पर शर्म उतर आई और सबसे ज्यादा स्वाति के। अब जब अनीता बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी थी तब सास ने स्वाति से कहा, छोटी बहू अब तू रसोई कर। ये सुनकर स्वाति का चेहरा उतर गया। माँ जी अभी इतनी ठंड है और रसोई में ठंड में काम करना। तो क्या अनीता बहू ठंड में देवता थी? अकेले कर रही थी ना सब। सास के कहने पर स्वाति ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन हर 2 मिनट में लकड़ी बुझ जाती, धुआं आंखों में भर जाता और वो खांसने लगती। हे भगवान, जेठानी जी कैसे झेलती थी ये सब? तुम्हारे नखरों के कारण, और आज भाभी की जो हालत हुई है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कारण ही हुई है। ये सुनकर स्वाति ने शर्म से सिर झुका लिया। अब वो पूरे दिन रसोई में लगी रही। ठंड में चूल्हे पर खाना बनाना, ठंडे पानी से बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, कपड़े सब उसे ही करने पड़ते। शाम होते होते वो थक कर बैठ गई। रात में वो अनीता के कमरे में गई। जेठानी जी आप कैसी करती थी ये सब, बिना शिकायत, बिना आवाज? मैं तो सुबह से शाम में ही थक गई। आदत पड़ जाती है बहन, और हाँ ठंड सबको लगती है, लेकिन परिवार की खातिर तो औरत को सर्दियों में भी सब काम करना ही पड़ता है। अगर हम ही ठंड का बहाना बनाने लगे तो फिर कैसे चलेगा? जेठानी जी मैं बहुत गलत थी। ठंड का बहाना बनाकर मैं आराम करती रही और आपको सब कुछ करना पड़ा। आज समझ आया कि काम की असली ठंड क्या होती है। उसने अनीता की खूब देखभाल की। फिर अगले दिन स्वाति रसोई में पहले पहुंची। चूल्हा उसने जलाया, चाय बनाई और अनीता और सास को गरम गरम चाय देकर बोली, आज से रसोई हम दोनों मिलकर करेंगे। ठंड बाहर की झेल लेंगे पर घर के अंदर की ठंड नहीं रहने दूंगी। बस बहुओं का ऐसा ही प्यार चाहिए था इस घर में। अनीता मुस्कुरा उठी। पहली बार उसे लगा कि घर में सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, साझेदारी भी है। कुछ दिनों में अनीता भी ठीक होने लगी। दोनों बहुएं मिलकर काम करने लगी। ठंडी रसोई में अब प्यार की गर्मी थी। सास अब उनके लिए नया गैस चूल्हा भी ले आई, जिससे अब उन्हें गीली लकड़ियों की वजह से अपनी आंखें नहीं जलानी पड़ती। बहू क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ मम्मी जी। ओहो तुम छोड़ो, मैं छौंकती हूँ सब्जी। अरे पर मैं बना तो रही हूँ मम्मी जी। नहीं नहीं, पता नहीं कैसे छौंक लगाती हो, सब्जी में बिल्कुल जायका नहीं आता और रोटियां भी बहुत मोटी बनती हैं तुमसे। लाओ ये सब मैं किए देती हूँ। ठीक है ये लीजिए। फिर ये कहकर सलोनी ने सारा काम छोड़ा और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से उसकी सास बबीता ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अब जा कहाँ रही हो? अपने कमरे में। अब जब आप ही सब कुछ कर रही है तो मैं यहाँ क्या करूँगी? हे भगवान, आजकल की बहुएं भी ना। अरे मैं खाना इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम मुझे देखकर कुछ सीख सको। चुपचाप यहीं रुको और मेरी मदद करो। अच्छा तो बताइए क्या करना है? अब जल्दी से सारी सब्जियां छीलकर अच्छे से धोकर काट दो। फिर दाल चावल निकाल कर भी दो। और हाँ, ये जूठे बर्तन ये अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। रसोई में आकर सबसे पहले इन्हें धोया करो। चलो जल्दी करो। पर मम्मी जी पानी तो बहुत ठंडा है। तुम्हें ये पानी ठंडा लग रहा है? अरे हमसे पूछो, जब गांव में रहते थे तो ऐसी ठंड में 2 किलोमीटर चलकर कुएं से पानी खींच कर लाते थे
और फिर करते थे घर के सारे काम। तुम्हें तो इतने ऐशो आराम मिल रहे हैं, सब कुछ यहीं का यहीं है। सलोनी समझ गई कि अपनी सास से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर कुछ देर बाद, अरे सलोनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें ही आवाज देने वाला था। क्यों, क्या हुआ? कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मुझे ये वाली शर्ट और पैंट चाहिए, तो प्लीज तुम इन्हें अभी धोकर डाल दो। क्या कहा? धोकर डाल दूं? क्यों डाल दूं? कैसे डाल दूं? मुझसे नहीं होगा ये। हैं? क्या बोल रही हो? एक शर्ट पैंट धोने को ही तो बोला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरा एक बार कमरे से निकलकर टंकी के ठंडे पानी को हाथ तो लगाकर देखो, उसके बाद पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बात है। ये देखो मेरे हाथ सुन्न पड़ गए एकदम। ओहो सलोनी, तुम तो फालतू में ही बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे सर्दी का मौसम है तो पानी तो ठंडा होगा ही ना। अब हर काम के लिए तो पानी गर्म नहीं किया जा सकता ना। मम्मी भी तो इतने सालों से कर ही रही हैं। अपनी मम्मी का तो तुम नाम भी मत लेना मेरे सामने। सच में बड़ी चालाक हैं। रसोई में सारे पानी वाले काम मुझे पकड़ा दिए और खुद आराम से खाना बनाने के नाम पर गर्मा गर्म चूल्हे के पास खड़ी हैं। सलोनी, अब ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, तुम्हें मेरे कपड़े नहीं धोने तो मत धो, पर मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी गलत मैं नहीं सुनूंगा। ये कहकर रोहन ने गुस्से से अपने कपड़े वहीं जमीन पर पटके और वहां से चला गया। और उसके जाते ही सलोनी भी अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो कभी मेरी तकलीफ समझेंगे नहीं, ऊपर से मम्मी जी को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंटी हो जाते हैं। अब क्या करूं? इस ठंडे पानी की मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं? और तभी सलोनी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया और उसने तुरंत अपने मायके फोन लगा दिया। हेलो पापा, कैसे हैं आप? यहाँ सब ठीक है बेटा, तुम सुनाओ। अब यहाँ भी सब अच्छा ही है। वैसे मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास आ जाऊं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, दामाद जी के साथ चली आओ जब चाहे। नहीं पापा, ये तो बिजी हैं अपने ऑफिस के काम में। मैं अकेली आऊंगी। इनसे बोलकर ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लूंगी, बस फिर आप स्टेशन से मुझे ले लेना। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर फोन रखने के बाद अब आएगा मजा। सर्दी भर आराम से मायके में रहूंगी। वहां तो वैसे भी मम्मी मुझे कोई काम करने को कहेंगी नहीं। चलो अब जाकर सासू माँ को भी एक खुशखबरी सुना दूं। मायके जाने का सोचकर ही सलोनी के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने वो उदास चेहरे के साथ पहुंची और फिर मम्मी जी, वो आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं मुझे। बोल रहे थे उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है, और सच कहूँ तो मैं भी कुछ दिनों से अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं छुट्टी अप्लाई कर देता हूँ, फिर ले चलूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अब इतने दिनों बाद जा रही हूँ तो कुछ दिन तो रुक कर ही आऊंगी ना। आप ऐसा कीजिएगा, मुझे लेने आ जाइएगा जब मैं बुलाऊं तो। फिलहाल मेरे अकेले जाने का रिजर्वेशन करवा दीजिए। अब देखिए अगर कल का ही टिकट मिल जाए तो। सलोनी ने तरकीब तो बढ़िया निकाली थी, लेकिन उसकी सास बबीता भी कुछ कम नहीं थी। सलोनी के मायके जाने का टिकट रिजर्व हो पाता उससे पहले ही उसने अपनी चाल चल दी। ये क्या हुआ अचानक? अरे क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, अचानक से इतनी तेज चक्कर आया कि बस क्या ही कहूं। लगता है बीपी लो हो रहा है। बड़ी घबराहट हो रही है बेटा। सलोनी, तुम खड़ी क्या हो? जाओ माँ के लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। सलोनी अपनी सास के लिए पानी लेकर आई, जिसे पीते ही बबीता थर थर कांपने लगी। और फिर क्या हुआ माँ, ठंड लग रही है क्या? हाँ बेटा, एकदम कपकपी सी छूट रही है। जल्दी कर बेटा, मुझे कमरे में ले चल, मोटी रजाई उड़ा दे बस। हाँ चलो माँ, लगता है आपको सर्दी लग गई है। कितनी बार कहा है आपसे कि सर्दी में घर के काम छोड़ दिया करो। सलोनी कर लेगी ना सब कुछ? हाँ बेटा, अब तो बहू पर ही छोड़ना होगा सब, वरना तो ये सर्दी मेरे प्राण लेकर ही जाएगी। सलोनी जाओ, माँ के लिए गरम सूप बना कर लाओ, और सुनो गरम कॉफी भी लेती आना। मैं तब तक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नहीं 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 बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अब बुढ़ापे का शरीर है तो सर्दी में तो परेशान करेगा ही। अब बस कुछ दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, पर आपको अच्छे से रेस्ट करना होगा। सलोनी, तुम इस बात का ख्याल रखना, माँ को बिस्तर से निकलना भी ना पड़े। लेकिन मैं तो मायके, मेरा टिकट। अरे अच्छा ही हुआ ना कि मेरा नेटवर्क स्लो था और तुम्हारा रिजर्वेशन हो ही नहीं पाया। तुम बोल दो अपने घर पर कि कुछ दिनों के बाद आ जाओगी। फिलहाल मम्मी की देखभाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बबीता की चाल सलोनी पर और भारी पड़ गई। वो अच्छे से समझ रही थी कि सर्दी में ठंडे पानी की रसोई में अकेले ना जूझना पड़े, इसके लिए उसकी सास खराब तबीयत का बहाना कर रही है। लेकिन फिलहाल सलोनी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। और फिर एक दिन, ओहो, बिस्तर पर लेटे लेटे तो मैं बोर हो गई।
अब रोहन तो अभी ऑफिस में ही होगा, ऐसा करती हूँ थोड़ी देर छत पर टहल कर आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर बबीता अपने बिस्तर और फिर कमरे से बाहर निकली, लेकिन छत पर जाने से पहले उसने सोचा जरा एक बार रसोई में भी झांक लूं महारानी क्या कर रही है। ठंड तो बहुत है, गर्मा गर्म चाय बनाकर छत पर लाने को बोल दूंगी उसे, बढ़िया रहेगा। और फिर बबीता रसोई में आई, जहां गैस के ऊपर एक बड़े से पतीले में पानी चढ़ा देखकर उसने सलोनी से पूछा, सलोनी ये इतना सारा पानी क्यों चढ़ाया हुआ है गैस पर? मम्मी जी वो बर्तन बहुत ज्यादा है और पानी बहुत ठंडा, तो मैंने सोचा कि। तो तुमने सोचा कि अपनी ऐश के लिए तुम मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई ऐसे भाप बनाकर उड़ा दोगी? छी, कितनी नालायक हो तुम। मैं कुछ दिनों के लिए बीमार क्या पड़ गई, तुमने तो सारा बेड़ा ही गर्क कर दिया। पता भी है कितना महंगा आता है गैस का सिलेंडर। मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मुझे मेरे मायके जाने से रोकने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए आप बीमार बनी हुई है। पर बस अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं सहूंगी और इस ठंडे पानी की रसोई में और नहीं जमूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। आंखों में आंसू लिए सलोनी रसोई से बाहर निकल ही रही थी कि तभी एक अनजान आदमी के साथ वहां खड़े रोहन को देखकर उसके कदम रुक गए। और तभी बबीता ने रोने का ड्रामा करते हुए रोहन से कहा, देख रहा है बेटा यहाँ क्या हो रहा है तेरी माँ के साथ? देख भी रहा हूं और सब समझ भी रहा हूं माँ। सलोनी, गलत किया तुमने, तुम्हें माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस सब में शायद कुछ गलती मेरी भी है। मुझे पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। आइए भैया, ये रहा हमारा किचन। बेटा कौन है ये और तू क्या करवा रहा है ये? ठंडे पानी की इस रसोई में नया गीजर लगवा रहा हूं माँ, ताकि आप और सलोनी दोनों को सर्दी में परेशान न होना पड़े। कल सबके सोने के बाद मैं आया था रसोई में अपने लिए चाय बनाने, लेकिन फिर देखा कि सिंक तो जूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। फिर सोचा बर्तन धो देता हूं ताकि सलोनी को सुबह थोड़ी मदद हो जाए। फिर आपने क्या किया, क्योंकि बर्तन तो धुले हुए नहीं थे सुबह? पानी को छूते ही मेरी आत्मा सिहर गई। वाकई पानी बहुत ही ठंडा था सलोनी। आई एम सॉरी उस दिन तुम्हारी बात न सुनने के लिए। अब वो सब तो ठीक है बेटा, पर ये गीजर वीजर की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ ही महीनों की बात है। अब मैं भी तो। जरूरी नहीं माँ कि जो आराम आपको नहीं मिला वो सलोनी को भी ना मिले, और आप खर्च की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। और फिर गीजर लगेगा तो आपको और सलोनी दोनों को ही आराम मिलेगा ना। अब बबीता आगे कुछ नहीं कह सकी और फिर कुछ देर बाद, अरे वाह ये तो सच में बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया गर्म पानी आ रहा है। अब बेटा रोहन तू ऐसा कर, बहू का मायके जाने का रिजर्वेशन करवा दे। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक लग रही है तो मैं संभाल लूंगी सब। नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? आप जाकर आराम करो और मेरी गर्म पानी की रसोई को आप अब मुझ पर ही छोड़ दो।